हम लोग अपने चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हालांकि हमारा टॉपिक था व्हाई वेयर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा था, ये हम लोग को समझ में आ गया था। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने का मात्र एक ही ऑब्जेक्टिव था कि टेम्पल्स के अंदर जितने भी खजाने रखे हुए हैं उन सभी खजाने को लूट लेना है। और टेम्पल्स को तोड़ा किसने सबसे ज़्यादा इंडिया में? महमूद किसने, याद करो? सुल्तान महमूद। ठीक है, कहाँ के थे ये? गजनी के थे। ओके, कहने के देखो होता क्या था ना, उस समय पे हमारे जो राजा थे वो अपना बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वो कहाँ पे खर्च करते थे? मंदिरों पे। किस रूप में? सोना का मूर्ति बना दिया, चांदी का ये बना दिया, वो बना दिया, हीरा मोती सब कुछ वो लोग मंदिरों में रखते थे अपना। ठीक ना? तो सुल्तान महमूद को लगा कि यार राजा के यदि संपत्ति को और ज़्यादा लूटना है तो इन्होंने जितने भी मंदिर बनवाए हैं उन सभी पे हमला करो, क्योंकि मंदिरों पे बहुत ज़्यादा क्या है? खजाना है। तो उन्होंने मंदिरों पे अटैक किया, कई सारे मंदिर को तोड़ दिया और जितने भी खजाने थे उन सबको तो लूट के ही चला गया, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज आइए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। गार्डन का सिंपल सा मतलब बगीचा। गार्डन का मतलब सिंपल सा, आप गार्डन का मतलब क्या समझते हैं? छोटे मोटे पेड़ होंगे उसमें, है ना, हरियाली होगा चारों तरफ, इस प्रकार का। टॉम्ब का मतलब हुआ मकबरा। ठीक, अच्छा कोई समझा सकता है हमको कि टॉम्ब का मतलब क्या होता है? मकबरा। मकबरा तो ठीक है, लेकिन ये क्यों बनाया जाता है, ऐसा आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये सही बात है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, ये ज़्यादातर कहाँ बनता है? मुस्लिम रिलीजन में, मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म में क्या होता है? हाँ, कब्रिस्तान इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कब्रिस्तान में, मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, जब भी कोई आदमी का डेथ होता है तो वो लोग हिंदू परंपरा के हिसाब से नहीं करते हैं काम, वो लोग अपने परंपरा से चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं? बॉडी को ज़मीन में दफन कर देते हैं और उनके ऊपर ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, सीमेंट वगैरह का, कई लोग केवल मिट्टी का बना देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉम्ब बोलेंगे। लेकिन यही टॉम्ब, यही कब्रिस्तान जब एक बड़े राजा का बनता है तो कितना छोटा बनता होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब उनका डेथ होता है, बड़े बड़े राजा का जब डेथ होता है तो उनका जो डेड बॉडी दफन किया जाता है उनके बगल में, उनके बगल में नहीं, उनके चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है? पूरा एक महल बना दिया जाता है। डिपेंड करता है कि राजा कितना पावरफुल है। जैसे एक आम आदमी मरेगा मुस्लिम रिलीजन में तो क्या अपने डेड बॉडी के ऊपर बिल्डिंग इतना बड़ा बना पाएगा कभी? क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है, नहीं बना पाएगा। लेकिन वही यदि एक मुस्लिम रिलीजन में एक बहुत बड़ा राजा मरेगा, उनका डेथ होगा, तो उनके बॉडी को जहाँ पे दफन किया जाएगा उनको उनके चारों तरफ क्या बना दिया जाएगा? एक बहुत बड़ा मकबरा बना दिया जाएगा, मतलब एक बिल्डिंग बना दिया जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग इसमें समझेंगे। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि गार्डन किस प्रकार से बनाए जाते थे, गार्डन का क्या उसमें खूबी था वो हम लोग समझेंगे। मकबरा क्यों बनाया जाता था और किन किन प्रकार के लोगों का मकबरा बनाया गया है ये भी हम लोग समझेंगे। मकबरा मतलब डेड बॉडी के ऊपर बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, आगे हमारा फोर्ट। फोर्ट का मतलब था सिंपल सा किला, रहने के लिए घर। ठीक ना। एग्जाम्पल आपको बताते हैं इसका। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका आज दिल्ली का लाल किला देख लो। दिल्ली का लाल किला क्या था? एक समय पे मुगल्स का घर हुआ करता था वो। समझना ये बात? मतलब आज आप दिल्ली में जो लाल किला देखते हैं, रेड फोर्ट, जहाँ पे हमारे इंडिया में इंडिया के अंदर 2 साल में 2 बार झंडा फहराया जाता है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी को, है ना। प्राइम मिनिस्टर आके वहाँ पे भाषण देते हैं अपना। तो ये क्या था पहले बताओ? फोर्ट था। आज भी फोर्ट है, लेकिन ये क्या हुआ करता था? मुगल्स का घर हुआ करता था। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि गार्डन किस प्रकार से बनाए जाते थे, मकबरा किस प्रकार से बनाए जाते थे और बिल्डिंग वगैरह किस प्रकार से बनाए जाते थे, किस किसने बनवाया, कैसे बनवाया, क्या खूबी है उसमें, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला समझो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो, मुस्लिम राजा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कलाकारी पे। मतलब मुस्लिम राजा खास करके, यदि मैं एग्जांपल लूँ, बहुत सारे मुस्लिम राजा का तो नहीं पता, लेकिन कुछ मुस्लिम राजा जो थे, मुगल जो थे, जैसे एग्जांपल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये सब कौन है? मुस्लिम राजा हैं। इन सबको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किस चीज़ में? लिटरेचर में। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? कहानी, कविता, गीत, संगीत, इन प्रकार के चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट था। तो ये लोग हमेशा अपने दरबार में बहुत पढ़े लिखे लोगों को रखते थे।
कि भैया तुम क्या करो, हमारे लिए अच्छा सा कहानी लिखो, अच्छा सा कविता लिखो, अच्छा सा गीत लिखो, अच्छा सा गाना लिखो, ताकि हम उसको सुनेंगे और हमको खुशी मिले। ठीक है, तो इन लोगों को लिटरेचर में बहुत शौक होता था। आर्ट, आर्ट का मतलब सिंपल सब क्या मान सकते हैं, पेंटिंग वगैरह। तो कलाकारी, पेंटिंग वगैरह में इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता था कि एक से एक पेंटिंग बनवाना है, अपना कलाकारी अपने बिल्डिंग में पूरा दिखाना है ना, बहुत अच्छा तरीके से। और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब हो गया बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग वगैरह शानदार शानदार बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में डिजाइनिंग भी अच्छा अच्छा ये लोग खूब बनवाते थे, भर भर के बनवाते थे। एग्जाम्पल यदि आपको समझना हो तो आज आप देखो ताजमहल देखो, है कि नहीं, ताजमहल देखो, उसी प्रकार से आप चार मीनार देखो, आप कुतुब मीनार देखो, फिर आप रेड फोर्ट देखो अपना, है कि नहीं। ये सब किसने बनवाए हैं, मुगलों ने बनवाए हैं, मुगल राजा ने बनवाए हैं, मुस्लिम राजा ने बनवाए हैं। जब उसको आप देखोगे ना तो बिल्डिंग तो बहुत शानदार है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कलाकारी भी बहुत शानदार है उसमें, एक एक डिजाइन उसमें बनाया गया है, बहुत शानदार है। तो मुगल राजा इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, आगे इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग and laying out formal gardens, places within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels। अब देखो होता क्या था, यहाँ पे बात हो रहा है बाबर के बारे में। बाबर ने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है। देखो ऑटोबायोग्राफी का मतलब कोई बता सकता है वो क्या होता है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है क्या होता है? ऑटोग्राफी ना, हाँ बहुत अच्छा, सही बात। देखो जब कोई आदमी अपने बारे में लिखेगा कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरा नाम ये है, हमने ये किया अपने लाइफ में, ये अचीव किया, वो किया वो किया, तो जब कोई आदमी अपने बारे में लिखता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक, लेकिन जब कोई आदमी किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो वो कहलाता है हमारा बायोग्राफी। जैसे मान लो सपोज करो कि हम यदि अपने बारे में लिखेंगे कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, हम इतने साल के हैं, हमने इतने साल पढ़ाया है ना, हमने ये अचीव किया है, लाइफ कैसा होना चाहिए लोग बच्चों का, ये वो, यदि हम अपने बारे में यदि हम लिखें तो वो क्या कहलाएगा, मेरा ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। लेकिन मान लो सपोज करो आगे चल के मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग, यदि तुमको मन किया कि कभी चलो सर के बारे में ना किताब लिखते हैं, क्योंकि तुम लोग मेरे पास बहुत समय से पढ़ रहे हो, आगे भी आप पढ़ोगे, 7 में अभी आप लोग 10 तक पढ़ोगे, तो आप मेरे साथ लगभग 4-5 साल तो पढ़े मतलब 2-3 साल आप पढ़ चुके हैं और भी आगे पढ़ोगे। तो मान लो आपको यदि फ्यूचर में कभी मौका मिले और आपको लगे कि चलो सर के बारे में कुछ लिखते हैं, तो बताओ वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा बायोग्राफी। तो जब आदमी अपने बारे में लिखता है खुद से तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ठीक, लेकिन जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के बारे में लिखे तो फिर वो कहलाता है बायोग्राफी। ठीक, तो यहाँ पे एक बहुत बड़े मुस्लिम राजा है हमारे जिनका नाम है बाबर। बाबर ने अपने बारे में लिखा था एक किताब, और उस किताब में उन्होंने सब कुछ बताया है। उस किताब में उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया कि हमको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बताया है। बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि हमको किस प्रकार का गार्डन पसंद था, क्योंकि वो राजा है ना भाई, वो चाहे तो गार्डन क्या पूरा गार्डन का एक मतलब पूरा ग्रुप बना सकता है। वो उसके लिए गार्डन बनाना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी उस किताब में बताया है कि हमको गार्डन किस प्रकार का पसंद है, किस प्रकार का पसंद था उसको। देखो प्लेसेस विदिन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर्स, मतलब जो गार्डन होगा वो गार्डन हमारे घर के बीच में होना चाहिए। घर का बीच मतलब यदि हमारा महल है तो महल के चारों तरफ क्या होना चाहिए? दीवार होना चाहिए बड़े बड़े, और उस दीवार के बीच में यानी कि दीवार के अंदर आपका क्या होना चाहिए? गार्डन होना चाहिए। जैसे आप आज पार्क देखते हैं तो पार्क के चारों तरफ क्या होता है? दीवार होता है। दीवार के अंदर आपका क्या होता है? पार्क का पूरा रास्ता होता है, अंदर अंदर झूला होता है, बैठने वाला एरिया होता है, एक्सरसाइज करने वाला एरिया होता है, बच्चों का झूला का एरिया अलग होता है कि नहीं? तो बाबर ने उस किताब में बताया है कि हमको गार्डन जो है ना वो कैसा पसंद है। गार्डन हमको पसंद है प्लेसेस विद इन रेक्टेंगुलर वॉल इनक्लोजर्स, मतलब कि गार्डन हमको वही पसंद है जो कि दीवार के अंदर हो, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री और बीच में हमारा क्या होना चाहिए? गार्डन होना चाहिए। वैसा गार्डन हमको बहुत पसंद है। उन्होंने ऐसा बताया है अपने ऑटोबायोग्राफी में, अपने किताब में। ठीक, एंड
डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, और वो जो गार्डन होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। मतलब एक रास्ता बिल्कुल सीधा आएगा, एक रास्ता बिल्कुल सीधा आएगा और दूसरा रास्ता उसको बीच से कट कर देगा 90 डिग्री पे। तो बताइए कितने पार्ट में बट गया वो हमारा गार्डन? 4 पार्ट में बट गया, ठीक। और बाय आर्टिफिशियल चैनल, और चारों पार्ट पे बीच में क्या बना रहेगा? एक नाला बना रहेगा पानी पास होने के लिए। इससे क्या होगा वो समझो, देखो ध्यान से समझना है। बाबर ने अपने किताब में बताया है कि हमको गार्डन किस प्रकार का पसंद है। तो उनको गार्डन कैसा पसंद है? पहली बात वो दीवार के अंदर होना चाहिए, मतलब बाउंड्री के अंदर होना चाहिए गार्डन, पहला बात। दूसरा बात, वो गार्डन कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए? 4 पार्ट में, मतलब कि बिल्कुल बीच से एक रास्ता जाएगा, ठीक, और उस रास्ते को बिल्कुल बीच से दूसरा रास्ता क्या कर देगा? कट कर देगा 90 डिग्री पे। तो बताइए हमारा वो गार्डन 4 पार्ट में बटा के नहीं बटा, और चारों पार्ट में एक एक नाला बना दो बगल बगल से, ताकि पानी का जो मूवमेंट है वो भी लगातार चलता रहे। इससे 2 फायदा है। देखो पहला बात, गार्डन में जब पानी हमेशा बहता रहेगा तो गार्डन में माहौल कैसा रहेगा? हमेशा ठंडापन रहेगा। दूसरा बात, यदि गार्डन हमारा वॉल के अंदर रहेगा तो हमको बाहर से कोई मतलब होगा नहीं, बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपको ना एक बिल्कुल फ्रेश हवा मिलेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, तो आप बिल्कुल आराम से अपना घूम फिर पाएंगे। और उस समय पे राजा लोग ऐसा ही बनवाते थे, क्योंकि राजा है, कोई अटैक कर सकता है, वो लोग हमेशा बहुत सिक्योर रहते थे। इस प्रकार के गार्डन के बारे में बाबर ने अपने किताब में बताया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, दीज गार्डन्स वेर कॉल्ड चार बाग, और इस गार्डन को क्या बोला गया है? चार बाग बोला गया। मतलब इस प्रकार का गार्डन जिसको कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और चारों पार्ट में क्या होगा? एक एक नाला होगा। नाला मतलब गंदा नाला नहीं, पानी को बहने के लिए वो चैनल होगा, बना रहेगा, ठीक ना। इसी को बोला गया है चार बाग। 4 बाग क्यों बोला गया बताओ? क्योंकि ये गार्डन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए हम लोगों ने बोल दिया इसको 4 बाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 4 बाग गार्डन का मतलब, 4 बाग का मतलब क्या है? गार्डन इनक्लोज विद इन वॉल्स and divided into 4 by a water stream crease crossing in the center। मतलब पहला बात, 4 बाग का मतलब हो गया कि जो गार्डन होना चाहिए वो दीवार के अंदर होना चाहिए, मतलब बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, वो गार्डन कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए? 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक रास्ता बिल्कुल बीच से आएगा, दूसरा रास्ता उसको बिल्कुल बीच से कट कर देगा। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक, इसको ही हम लोग कहते हैं 4 बाग। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और चारों रास्ते में, चारों तरफ, मतलब कि एक रास्ता ये हमारा बिल्कुल ऊपर से नीचे, दूसरा रास्ता इसको ये कट करेगा। तो कितने रास्ते बने हमारे बताओ? 4 रास्ते बने। तो चारों रास्ते में क्या होगा? एक एक छोटा छोटा पाथ होगा, रास्ता होगा जिससे पानी बह सके, बाहर निकल सके। ठीक है, तो इस प्रकार का उन्होंने बताया है वहाँ पे अपने बुक में। आगे बढ़ते हैं। Some of the most beautiful चारबाग्स were constructed by जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो इस प्रकार के चारबाग जो है ना, कई सारे मुस्लिम राजाओं ने बनवाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जहांगीर ने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है। कहाँ कहाँ पे? कश्मीर में, आगरा में, दिल्ली में, मतलब जहाँ जहाँ इन लोगों का कंट्रोल रहा है और जो एरिया इनको बहुत सुंदर लगा, उस एरिया पे इन्होंने क्या कर दिया? 4 बाग बनवा दिया। ठीक, एग्जाम्पल यदि आप आज जाओगे ताजमहल घूमने के लिए आगरा में, तो ताजमहल के बगल में आपको क्या दिखेगा? आसपास गार्डन दिखेगा, और वो गार्डन को हम लोग क्या बोलेंगे? 4 बाग बोलेंगे। बिल्कुल शानदार गार्डन है, आप कभी जाना देखना तो आपको पता चलेगा, ठीक ना। तो कई सारे इस प्रकार के 4 बाग जो हैं, गार्डन जो हैं, कई सारे मुस्लिम राजाओं ने बनवाया है। एग्जाम्पल देखो, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, कहाँ कहाँ बनवाया? अलग अलग जगह पे। कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मतलब जहाँ पे उनको ठीक लगा, माहौल जहाँ पे उनको अच्छा लगा, वहाँ पे उन्होंने बनवाया है। आगे, देयर वेर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर रेन, रेन का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। जब तक अकबर रूल किया है, जब तक अकबर मुगल राजा हुआ करता था, अकबर ने भी कई सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशन करवाए हैं। आर्किटेक्चरल इनोवेशन का मतलब है कि उन्होंने कई सारे शानदार शानदार बिल्डिंग वगैरह बनवाए हैं, और उस बिल्डिंग में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनवाए हैं। किसने? अकबर ने। तो अकबर के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे कि नहीं? अकबर एक अच्छा राजा था, मतलब उसमें उतना कुछ बुराई दिखता नहीं था हम लोगों को, है ना। ठीक है, तो अकबर ने, अकबर के टाइम पे, मतलब जब तक अकबर मुगल का राजा रहा है, मुस्लिम राजा जब तक वो रहा है,
तब तक अकबर ने कई सारे जगहों पे बिल्डिंग बनवाए हैं अच्छे अच्छे, उस बिल्डिंग में अच्छे अच्छे उन्होंने डिज़ाइन बनवाए हैं, क्योंकि अकबर को इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। समझा ये बात, बिल्डिंग का, कलाकारी का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, इन सबका उनको बहुत शौक था, बहुत बनवाए उन्होंने। आगे देखो, द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नॉन एज 8 पैराडाइज। इसका मतलब होता है और हैश्ड दिस्ट अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स। अब देखो समझना ध्यान से, द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एज्ड विथ वाइट मार्बल। एकदम ध्यान से समझना है, अकबर के टाइम पे जो टॉम्ब बनते थे, ठीक, यहाँ तक के जो देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चार बाग। जो टॉम्ब बनते थे अकबर के टाइम पे, यहाँ तक का जो अकबर का भी जो टॉम्ब है, मतलब अकबर का भी जो मकबरा है, उसके बारे में जब हम लोग बात करें तो बीच में उसका टॉम्ब है, मतलब बीच में उसका मकबरा है। मकबरा मतलब जमीन के नीचे उनका डेड बॉडी है, उनके ऊपर क्या है, बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग मतलब टॉम्ब बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, और उस मकबरे के चारों तरफ क्या है, चार बाग बने हुए हैं, मतलब गार्डन बने हुए हैं, बहुत सुंदर वाले गार्डन जो हमने आगे पढ़ा। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नॉन एज 8 पैराडाइजेज। 8 पैराडाइजेज बोलो या फिर हस्ट विस्ट बोलो, इसका मतलब होता है अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स। मतलब समझिए ध्यान से, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, अकबर का मकबरा यदि आप देखोगे या फिर अकबर के टाइम पे जो मकबरा बनाए जाते थे बड़े बड़े लोगों के लिए, उस चीज़ में आप देखोगे एक चीज़ कि डेड बॉडी बीच में होगा, उसके ऊपर क्या बनाया जाएगा, मकबरा बनाया जाएगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, चार बाग होगा, और ये जो पूरा मकबरा है उसके चारों तरफ चार बाग तो है ही साथ मकबरा बिल्कुल 8, मकबरा के चारों तरफ 8 रूम होंगे। 8 पैराडाइज का मतलब क्या हुआ, 8 रूम होंगे। मतलब सिंपल समझो, पहला बीच में क्या है हमारा मकबरा, मतलब डेड बॉडी है, उसके ऊपर क्या बना दिया गया, टॉम्ब बना दिया गया, मतलब मकबरा बना दिया गया, और उसके चारों तरफ क्या बना दिया गया, 8 रूम बना दिया गया, ठीक। और फिर उसके बाहर क्या, चार बाग, गार्डन। इस प्रकार का आपको मकबरा देखने को मिलता है अकबर के टाइम पे, ठीक। इससे होगा क्या, देखो इससे होगा ये कि मान लीजिए कोई आदमी मकबरे को देखने के लिए आया है, उनको ठहरना हो, थोड़ा आराम करना हो, तो वो रूम में आराम कर सकता है। उसके बाद थोड़ा उनको टहलना हो, घूमना हो, तो वो गार्डन में घूम सकता है ना। इस प्रकार का मकबरा उस समय पे अकबर के टाइम पे बनाया जाता था। तो बीच में डेड बॉडी के ऊपर मकबरा, और उनके बगल में 8 रूम, और रूम के बगल में गार्डन, ठीक। इस प्रकार का उस समय पे चलता था। आगे बढ़ते हैं, द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन। और जो बिल्डिंग बनता था, बिल्डिंग मतलब वही मकबरा वगैरह जो 8 रूम वगैरह बनते थे, उनको रेड सैंडस्टोन से, यानी कि उसमें जो इस्तेमाल होगा चीज़ें वो किस रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे। मतलब सैंडस्टोन का मतलब जो पत्थर उसमें इस्तेमाल होंगे वो लाल रंग का होगा। एज्ड विथ वाइट मार्बल, और उसमें वाइट मार्बल भी लगाया जाएगा ताकि उसको एक अच्छा सा साइन दिया जा सके। समझ में आया बात, मतलब बहुत सुंदर मकबरा उस समय पे बनाया जाता था, आप ऐसा समझ लो। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ना जब आप बुक को पढ़ोगे तो यहाँ पे शाहजहाँ के बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि जब जब बात होता है शाहजहाँ का तो आपके मन में क्या ख्याल आता है बताओ, ताजमहल। और ताजमहल इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है तो उसके बारे में जानकारी तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग कि शाहजहाँ ने जो बनवाया था ताजमहल, उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, शाहजहाँ कैसे आदमी थे उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ समझेंगे, देखते हैं। शाहजहाँ रीन का मतलब क्या हुआ, शाहजहाँ का टाइम पीरियड, शाहजहाँ जब तक राजा रहा तब तक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शाहजहाँ रीन विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। ध्यान रखना इस बात को कि शाहजहाँ जब मुगल राजा बना तो शाहजहाँ भी उसी प्रकार का राजा था, इनको भी इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा शानदार स्ट्रक्चर बनाओ, ताकि आने वाला जनरेशन उसको क्या कर सके, देख सके। और इतना भयंकर इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है कि उसको हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ताजमहल, आज तक हम लोग उसको फॉलो करते हैं।
है कि नहीं? दुनिया के 8 अजूबों में से वो भी हमारा एक अजूबा है, सॉरी 7 अजूबों में से, जो भी है, समझ आ रही है बात? तो शाहजहाँ भी बहुत इस चीज़ में मानता था कि भैया स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत बड़े बड़े बनाओ, उसमें कोई कमी नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग ये लोग बनवाते थे, और बिल्डिंग बनवाने में पैसा भी खर्च होता होगा, तो ये लोग अपने खजाने से पैसा निकाल निकाल के खूब बनवाते थे इस प्रकार के बिल्डिंग वगैरह। और ख़ास करके शाहजहाँ का जो बिल्डिंग आपको दिखेगा ज़्यादातर जो उन्होंने बनाया है वो आगरा और दिल्ली में बनाया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगरा में तो खुद ताजमहल है आपका। आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल्स वेर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू। शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था, मतलब शाहजहाँ जब बिल्डिंग वगैरह कोई भी बनवाते थे तो उस बिल्डिंग में कुछ हो ना हो लेकिन वो ऑडियंस हॉल जरूर बनवाते थे। ऑडियंस हॉल्स का मतलब हुआ जहाँ पे लोग आके क्या कर सके, आराम से बैठ सके, कोई मीटिंग कर सके। तो शाहजहाँ का कोई भी आप बिल्डिंग उठा के देख लो, ताजमहल देख लो या फिर कुछ और भी देख लो, उसमें ना आपको एक ऑडियंस हॉल दिखेगा। ऑडियंस हॉल का मतलब वो बहुत बड़ा ओपन एरिया आपको दिखेगा जो कि ऊपर से कवर होगा ताकि आदमी आके उसके नीचे आराम से बैठ के अपना कोई मीटिंग वगैरह कर सके, ठीक है? शाहजहाँ यदि लोगों को कुछ बोलना चाहता हो, लोगों को बैठा के, तो वो भी वो बोल सके। तो जो ऑडियंस हॉल है वो शाहजहाँ बहुत अच्छा बनवाता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि लोग हमारे पास आएंगे अपने समस्याओं को लेकर, तो हम उसके समस्या को हम सुनेंगे कहाँ पे बैठ के, तो ऑडियंस हॉल में सुनेंगे हम। तो शाहजहाँ का कोई भी आप बिल्डिंग उठा के देखो तो उसमें आपको एक ऑडियंस हॉल आपको अच्छा खासा दिख जाएगा। आप ताजमहल घूमने जाओ, ताजमहल में भी आप देखोगे बहुत बड़ा इलाका है जो कि बिल्कुल एकदम दूर दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडियंस हॉल बोलेंगे। तो शाहजहाँ का कोई भी बिल्डिंग आप उठा के देखोगे उसमें आपको ऑडियंस हॉल जरूर दिखेगा। आगे, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट was emphasized by Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi। समझना है ध्यान से, शाहजहां और देखो साफ लिखा हुआ, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इम्पेरियल कोर्ट was emphasized by the Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi। जब शाहजहां था तो हमारे इंडिया में इम्पेरियल कोर्ट भी हुआ करता था। इम्पेरियल कोर्ट का मतलब हुआ अंग्रेजों का कोर्ट, ठीक? तो शाहजहां का अपना अलग नियम चलता था, अंग्रेज का अपना अलग नियम चलता था। तो अंग्रेज अपना कोई भी काम कहाँ पे करेगा, अपने घर पे करेगा, अपने ऑफिस में करेगा। शाहजहां अपना इंपॉर्टेंट काम कहाँ करता था, रेड फोर्ट में करता था, अपने लाल किले में करता था, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। मतलब शाहजहां को कोई न्याय सुनाना हो, जस्टिस करना हो लोगों को, मतलब लोगों को कोई फैसला सुनाना हो, कोई मीटिंग करना हो, जनरली वो कहाँ करता था, अपने बड़े से घर में, जो कि रेड फोर्ट यानी कि दिल्ली का आगरा, सॉरी दिल्ली का लाल किला। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, अंग्रेज अपना अलग काम करेगा तो उसके लिए अलग ऑफिस है, अलग घर है अपना, वो उधर करेगा, अपना जो करना हो उसको उधर करेगा। बात करें शाहजहां का, तो शाहजहां ये सब अपना काम कहाँ करता था, अपने घर में। अपने घर मतलब अपने दरबार में। उसका दरबार क्या था उस समय पे, दिल्ली का लाल किला। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप आज देखो हजारों हजार लोग उसमें बैठते हैं रिपब्लिक डे के दिन और इंडिपेंडेंस डे के दिन परेड देखने के लिए, भाषण सुनने के लिए, है कि नहीं? तो वहाँ पे अपना बैठ के सारा काम अपना करते थे। आगे, बिहाइंड द एम्पायरर्स थ्रोन वेयर अ सीरीज ऑफ पिट्रा ड्योरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द, यहाँ पे शायद फ्लूइट होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूट। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं क्या इसमें, अगला नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें हमने ये जो ल्यूट है ना, यहाँ पे ल्यूट ही होगा, LUTE। ल्यूट का मतलब होता है बीना। बीना मतलब आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो सपोज वीणा का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बजाओगे तो उससे एक अलग प्रकार का आवाज़ निकलता है। तो बिहाइंड द एम्पायरर्स थ्रोन वेयर अ सीरीज ऑफ पिट्रा ड्योरा इनलेज। पिट्रा ड्योरा क्या होता है पहले वो समझो, फिर आगे आपको समझ में आएगा। पिट्रा ड्योरा का मतलब होता है कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस carved into marble or sandstone creating beautiful ornate pattern। एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं। देखो, पिट्रा ड्योरा बेसिकली एक डिजाइन है। पिट्रा ड्योरा क्या है, एक डिजाइन है। इस डिजाइन का क्या खूबी था वो समझो।
खूबी ये है कि ये पत्थर को ठोक ठोक के इसमें डिजाइन बनाया जाएगा। ठीक, समझो पिट्रा डिओरा क्या है। पिट्रा डिओरा बेसिकली कलर होता है, मतलब रंगीन होता है, हार्ड स्टोन होता है, बहुत ठोस पत्थर होता है, और उस हार्ड ठोस पत्थर के ऊपर ठोक ठोक के अच्छा सा प्रकार का डिजाइन बनाया जाता है और देखने में वो बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार का पिट्रा डिओरा का जो डिजाइन है वो राजा के सिंहासन के पीछे दीवार पे टांगा हुआ रहता था, ताकि लोगों को देखने में क्या लगे, वो बहुत सुंदर लगे। होता क्या था ना, बेसिकली जब भी शाहजहां अपना कोई मीटिंग करता था लोगों के साथ, कोई फैसला वगैरह वो सुनाते थे, तो अपने दरबार में बैठ के वो सुनाएंगे, अपने कुर्सी पे बैठ के सुनाएंगे। तो उनके कुर्सी के पीछे दीवार पे पिट्रा डिओरा का डिज़ाइन होता था। पिट्रा डिओरा मतलब बड़े से पत्थर होते थे, उस पत्थर के ऊपर डिज़ाइन बने होते थे, अच्छे अच्छे एकदम रंग बिरंगा डिज़ाइन, और वो दीवार में चिपका हुआ होता था। इससे क्या होता था, जब कोई आदमी राजा को देखेगा तो उसको पीछे भी दिखेगा राजा का, पीछे मतलब बैकग्राउंड दिखेगा, और बैकग्राउंड क्या है, पिट्रा डिओरा का डिज़ाइन है, तो बड़ा शानदार लगेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ होता था हमारा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहाइंड द एम्पायरर्स थ्रोन, राजा के सिंहासन के पीछे दीवालों में, वेयर अ सीरीज ऑफ पिट्रा डिओरा इनलेज, क्या डिज़ाइन बना रहा था दीवालों में, पिट्रा डिओरा का डिज़ाइन बना रहा था। मतलब वही पत्थर रहेंगे, पत्थर के ऊपर ठोक ठोक के छेनी हथौड़े से डिज़ाइन बना हुआ रहेगा। किसका डिज़ाइन बना रहा था, क्या बना रहा था, देखो, दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड, ग्रीस देश है हमारा, वहाँ का जो गॉड है ऑर्फियस, उनका इमेज बना रहा था प्लेइंग द लुइट, मतलब वो बिना बजा रहे हैं, मतलब समझो ग्रीक्स हमारा एक देश है, वहाँ का जो गॉड है उनका नाम है ऑर्फियस। ओके, वो क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है पिट्रा डिओरा में, मतलब एक पत्थर है, उसमें ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि एक आदमी है, और वो आदमी क्या है, गॉड है। कहाँ का गॉड है, ग्रीस देश का है। वो क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। तो इस प्रकार का डिज़ाइन राजा के सिंहासन के पीछे दीवारों में लगाया गया है। उसको उस डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पिट्रा डिओरा बोलेंगे। तो इससे क्या होता था, राजा का जो बैकग्राउंड है पीछे का वो बड़ा ही सुंदर दिखता था। ठीक है, इस प्रकार का वहाँ पे चलता था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल aimed to communicate that king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony। यहाँ पे बात करें हम लोग खास करके शाहजहां का, तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल होता था, मतलब शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल है, मतलब जहाँ पे शाहजहां बैठ के लोगों को न्याय सुनाएगा, लोगों के भलाई के बारे में बात करेगा, वो ऐसा हॉल होता था। पहला बात तो हॉल बहुत बड़ा होता था, ताकि वहाँ पे हज़ारों लोग आके बैठ सके एक बार में। और दूसरा बात, शाहजहां ऐसा हमेशा काम करता था ताकि उस हॉल में, मतलब शाहजहां का ये नियम था कि हॉल सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो चाहे कोई भी छोटा आदमी हो, किसी को भी हॉल में आना है तो इसी हॉल में बैठना पड़ेगा। इससे क्या होगा, गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि गरीब भी एक साथ बैठा हुआ है, अमीर भी एक साथ बैठा हुआ है, तो भेदभाव का तो कोई संभावना ही नहीं बनता हमारा, है कि नहीं। तो शाहजहां ने साफ बोल दिया था कि जो हमारा ऑडियंस हॉल होगा, जहाँ पे लोग आके बैठेंगे, हम फैसला सुनाएंगे, सब लोग सुनेंगे, वहाँ पे सारे लोग बैठेंगे, अमीर गरीब सब लोग बैठेंगे। इससे अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं होगा और सब लोग मिलजुल के रहेंगे। तो इस प्रकार का शाहजहां का विचार था। आगे, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, शुरुआती दौर में जब ये राजा बने थे उस समय पे, शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा। शाहजहां का जो रूल करते थे, मतलब वो, तो शाहजहां के टाइम पे इनका कैपिटल क्या था, आगरा था। ठीक है, मतलब सिंपल समझो, शाहजहां कौन है, एक मुगल राजा हैं, मुस्लिम राजा हैं। तो इन्होंने जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके पे कब्जा किया है, जहाँ जहाँ इनका कंट्रोल था, इनके पूरे एरिया के जहाँ पे इनका कंट्रोल था, उनका कैपिटल क्या था, आगरा। मतलब शाहजहां के टाइम पे इनका जो कैपिटल था वो आगरा था। दीज वेयर सेट इन द मिड्स्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट। और ये जो आगरा में इनका कैपिटल था उसको बनाया गया है बिल्कुल गार्डन के बीच में, ताकि सुंदर भी लगे हमारा कैपिटल देखने में। देखो, हमने आपको पहले भी बोला था ना, कोई भी राजा क्या चाहता था कि हमारा जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, वो क्या रहे, हमेशा सुंदर रहे।
ताकि कोई भी आदमी पहली बार आएगा राजा से मिलने के लिए तो कहाँ पे आएगा, उसके कैपिटल में आएगा, राजधानी में आएगा। और कैपिटल ही गंदा रहेगा तो बताओ उस राजा का इमेज घटेगा कि बढ़ेगा? और वैसी बात है, इमेज घट जाएगा, है कि नहीं? तो जो जब शाहजहाँ का जो कैपिटल आगरा था, उस आगरा के चारों तरफ इतने शानदार शानदार गार्डन बनवाए थे शाहजहाँ ने, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब सुंदर सुंदर गार्डन शाहजहाँ के जो कैपिटल थे आगरा में, वहाँ पे बनाए गए थे। सिंपल सा, आगरा के चारों तरफ शाहजहाँ ने क्या कर दिया था, अच्छे अच्छे गार्डन बनाए थे ताकि देखने में भी सुंदर लगे और कोई भी आए तो उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, आगे। द चारबाग गार्डन also had a variation that historians described as the river front garden. बहुत लोग देखो, the चारबाग garden also had a variation that historians described as the river front garden. बहुत लोग बाद में हुए, हिस्टोरियन हुए, बहुत अच्छे अच्छे जो इतिहास लिखते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो गार्डन है ना, जो चारबाग है, ये रिवर फ्रंट गार्डन है। मतलब ऐसा गार्डन है जिसको हर चीज़ का, मतलब जो कि हर चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पानी का ज़रूरत आपको नहीं दिख पड़ेगा क्योंकि पानी गार्डन में ही है। रिवर फ्रंट गार्डन का मतलब वो क्या बताना चाहते थे? रिवर फ्रंट गार्डन कह के वो ये बताना चाहते थे कि ये गार्डन ऐसा है जैसे लगता है कि नदी के बगल में गार्डन है। और आपने हमेशा गौर किया होगा कि नदी के बगल में गार्डन, मतलब नदी के बगल में कोई भी जगह होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। नदी के बगल में कोई जगह हो या फिर समुद्र के बगल में कोई जगह हो तो बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी बह रहा होता है, हल्का ठंडा हवा चल रहा होता है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने आगे चल के जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ऐसा बताया है, ऐसा बोला है कि ये लोग जो चारबाग बनवाते थे ना, वो रिवर फ्रंट गार्डन होता था। मतलब ऐसा गार्डन जैसे लगता था कि गार्डन ना बाउंड्री के अंदर नहीं है, नदी के बगल में है। बस वो ये बताना चाहते थे कि बहुत सुंदर, बहुत ठंडा हवा, पानी का कमी नहीं है। ये बस बताना ही चाहते थे कि जितना सुंदर कोई जगह नदी के बगल में लगता है, समुद्र के बगल में लगता है, उतना ही सुंदर हमारा ये गार्डन भी लगता था। तो उन्होंने क्या बोल दिया इस गार्डन को? रिवर फ्रंट गार्डन बोल दिया है कि बहुत सुंदर गार्डन था। ठीक ना, आगे। द ताजमहल हियर द वाइट मार्बल मोसेलम। मोसेलम का मतलब क्या होता है? समाधि, मकबरा। मोसेलम बोलो, टॉम्ब बोलो, बात सेम है। ठीक है, तो द ताजमहल हियर द वाइट मार्बल मोसेलम was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. अब समझिए, ध्यान से इसको समझना है। ताजमहल जहां पे है ना आगरा में, पहले तो ये समझो कि ताजमहल हमारा क्या है, बिल्डिंग है कि एक मकबरा है? ये बताओ पहले। मकबरा है। किसका? शाहजहां का। मतलब शाहजहां का जब डेथ हुआ, शाहजहां का जब डेथ हुआ तो उनके बॉडी को ताजमहल के अंदर दफन किया गया है। और उस एरिया में आज किसी को जाने का परमिशन नहीं है। आज भी आप ताजमहल घूमने के लिए जाओगे कभी तो उस एरिया में जाने के लिए क्या है, आपको रोक दिया जाएगा। मतलब बोला जाता है कि आप उस इलाके में मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहाँ पे क्या है, मकबरा है और वहाँ पे कोई भी आदमी जाएगा तो हो सकता है कि उसको नुकसान पहुँचा दे मकबरे को, है ना। तो वहाँ पे सरकार ने क्या कर रखा है, रोक रखा है। मतलब आपको ताजमहल घूमना है, घूमो पूरा, लेकिन मकबरे की ओर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मकबरा है हमारा, जो ताजमहल है, तो ताजमहल बेसिकली क्या हमारा, एक मकबरा है जिसके अंदर डेड बॉडी है। किसका? शाहजहां का। ठीक है, तो उसके चारों तरफ आप देखोगे, ताजमहल के चारों तरफ तो ब्यूटीफुल गार्डन है, मतलब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चारबाग बोल सकते हैं। और बगल में ही एक नदी बहती है। समझ रही बात? तो अब समझ में आया कि इसको रिवर फ्रंट गार्डन क्यों बोलते हैं हम लोग। रिवर फ्रंट गार्डन का सिंपल सा मतलब हुआ, दो चीज़ यहाँ पे है। यदि बगल में नदी है गार्डन के, तब तो सिंपल सा समझ में आ गया कि रिवर फ्रंट गार्डन का मतलब होगा कि नदी के बगल में क्या हमारा गार्डन है। लेकिन मान लीजिए कि गार्डन के बगल में नदी नहीं है, तो भी आपको उसी प्रकार का आनंद मिलेगा गार्डन में जिस प्रकार का आनंद आपको नदी के बगल में मिलता है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, बड़े बड़े जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो गार्डन ये लोग बनाते थे, वो गार्डन कैसे बनाते थे? रिवर फ्रंट गार्डन बनाते थे। रिवर फ्रंट गार्डन का मतलब होगा कि ज़्यादातर गार्डन लोग कहाँ बनाते थे? जो कि नदी के बगल में हो। और मान लीजिए नदी के बगल में नहीं भी है तो ऐसा गार्डन को बनाते थे जैसा लगता था कि नदी के बगल में जितना आपको सुख मिलेगा उतना सारा सुख आपको
इस गार्डन में भी मिल जाएगा। लेकिन यदि स्पेशली हम बात करें ताजमहल का, तो ताजमहल वाकई में किसके बगल में? एक नदी के बगल में है। समझ आ रही है बात आपको? कोई दिक्कत इसमें? आगे नेक्स्ट, अगला, तो ताजमहल में आप वही देखोगे कि ताजमहल के बगल में आपका गार्डन है, उसके बगल में आप देखोगे साउथ में, गार्डन के साउथ में तो नदी है हमारा। शाहजहां डेवलप्स दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। शाहजहां ने नदी के बगल में ही अपना मकबरा बनवाने के बारे में क्यों सोचा, या फिर शाहजहां ने अपना कैपिटल जो है वो आगरा ही क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि बगल में क्या है? नदी है, तो कभी पानी का कमी नहीं होगा। समझ रही बात? मतलब शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा में ही क्यों बनवाया? इसलिए बनवाया क्योंकि आगरा, पहली बात तो बहुत अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, कोई कमी नहीं है। दूसरा बात, आगरा मैंने एक नदी बहती है अगर बगल से होके, और उस नदी के होने से ये हुआ हमारा कि आगरा में यदि राजधानी बनाया जाएगा, आगरा को यदि कैपिटल बनाया जाएगा, तो क्या कभी उस कैपिटल में पानी की कमी होगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो, सपोज करो कि आपने कैपिटल बना दिया, राजधानी आपने बना दिया, और वहाँ में पानी का कमी हो जाए, बताओ क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आगरा को कैपिटल इसलिए बनाया गया क्योंकि बगल में क्या था? हमारा एक नदी था। ठीक, तो पानी का कभी कमी नहीं हो सकता था, और नदी बगल में है तो राजा को ट्रांसपोर्टेशन में भी कभी कमी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाएगा, जहाज़ पे सामान को लोड करेगा शिप पे, और आराम से आगरा लेके वो सामान आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, पानी मिल सके, और वहाँ का सुंदर माहौल भी देखने में लगे, इसीलिए शाहजहां ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनवाया? आगरा में बनवाया। समझाया? यही बात है हमारा। अगला, इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front। बाद में फिर इन्होंने अपना एक और इलाका बनाया था, शाहजहांबाद उसका नाम रखा था। वो कहाँ पड़ता है? आज दिल्ली में पड़ता है। ठीक ना? तो ये भी आप देखोगे थोड़ा सा तो रिवर फ्रंट के बगल में ही है, मतलब ये भी नदी के बगल में ही है। तो कहने का मतलब है कि शाहजहां हमेशा ये कोशिश करते थे कि अपना कोई भी यदि इलाका बनाओ तो कोशिश करो कि वो इलाका किसके बगल में होना चाहिए? नदी के बगल में, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, हमारा पानी का कमी ना हो, और एक सुंदर व्यू भी देखने को मिले हमारा। ठीक है, तो शाहजहांबाद जो इन्होंने बनवाया है नदी के बगल में ही बनवाया है। कहाँ पे है आज ये? दिल्ली में है। ओके, तो इस तरीके से हमने शाहजहां के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।